हेलो दोस्तों, मैं सुभाष चौधरी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर बात करने वाले हैं गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको 30 गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में बताया था और आज हम फिर 30 गोल्डन की पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं, जैसे ही हमारे गोल्डन की पॉइंट्स कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हमारे को अभी तक पीडीएफ नहीं मिली है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेंशन ना लीजिए। मैं पीडीएफ अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप पीडीएफ लेंगे और उसको पटक देंगे, आपकी मेमोरी के अंदर वो सिर्फ पड़ी रहेगी, आप उसे कभी कभी भी नहीं खोलेंगे। अगर आप खोल भी लेंगे तो 2-4 लाइन देखेंगे, उसके बाद आप उसको वापस बंद कर देंगे। तो इससे बेटर है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं एम्स के अंदर, ईएसआईसी के अंदर, वैसे क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की गोल्डन की पॉइंट। देखिए गोल्डन की पॉइंट नंबर 31, 30 गोल्डन की पॉइंट हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर देख लिए। वार्मिंग द ब्लड टू बॉडी टेम्परेचर में कॉज क्लॉटिंग एंड हिमोलाइसिस। हमने जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसके बारे में पहले भी मैंने बताया था आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है अगर किसी पर्सन को होती है तो आपको डेक्सट्रोज उस पेशेंट को नहीं लगाना है। डेक्सट्रोज उस पेशेंट को नहीं लगाना है। अगर डॉक्टर ऑर्डर देता है कि इसको फ्लूइड थेरेपी लगा दो तो आपको डेक्सट्रोज वहाँ पे यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ क्या करना है, एनएस नॉर्मल सेलाइन आप यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे गोल्डन की पॉइंट में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, वार्मिंग द ब्लड। यदि बॉडी टेम्परेचर से अगर ज़्यादा ब्लड का टेम्परेचर होता है तो वो क्या कोज कर सकता है, क्लॉटिंग एंड हिमोलाइसिस। साथ ही आपको बता दूं बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर फ़ॉरेनहाइट में पूछिए तो आपको बताना है 98.6 डिग्री फ़ॉरेनहाइट। तो ये दोनों टेम्परेचर मैंने आपको बता दिए हैं फ़ॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड के अंदर। आपका आंसर अब गलत नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, चिल्स, हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग आर ऑल साइंस ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। BTR ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के कौन कौन से साइंस देखने को मिलेंगे, कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, चिल्स, हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अगर ये साइन सिम्टम आपको उस पेशेंट में देखने को मिलते हैं कब, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एम्स के अंदर। तो आपका पहला फंक्शन क्या होगा, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया था, आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं करना है, आपको वहाँ पे 15 मिनट तक सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। जब पेशेंट के ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उस टाइम पे आपको 15 मिनट, कितना टाइम, 15 मिनट याद रखिएगा, ये भी बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 मिनट आपको पेशेंट के पास में खड़ा रहना है और ऑब्जर्व करना है। अगर BTR यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन उस पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है तो आपको सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन स्टॉप कर देनी है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, RBC प्रोडक्शन इज डिक्रीज्ड बाय रेडिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रेडियोग्राफर्स होते हैं यानी कि जो रेडिएशन होती है उसके कांटेक्ट में अगर कंटिन्यूस रहते हैं कोई पर्सन तो उसमें क्या हो सकता है। तो आपको आंसर बताना है RBC प्रोडक्शन डिक्रीज। आपको ऑप्शन में मिलेगी RBC प्रोडक्शन इंक्रीज, RBC प्रोडक्शन डिक्रीज, ESR इंक्रीज, ESR डिक्रीज, ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपको आंसर क्या करना है, RBC प्रोडक्शन डिक्रीज। अगर रेडिएशन के कांटेक्ट में कोई पर्सन लंबे समय तक रहता है तो उसमें RBC का प्रोडक्शन डिक्रीज होने लग जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं 3 आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो एम्स ESIS में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। आगे देखिए, शुड बी 1.5 to 2.5 सेकेंड देन कंट्रोल फॉर हिपेरिन थेरेपी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले समझिए 1.5 to 2.5 सेकेंड है क्या। अगर APTT टाइम, जो आपको APTT टाइम है वो अगर 1.5 to 2.5 मतलब सेकेंड हो जाता है, इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो आपको हिपेरिन थेरेपी स्टॉप कर देनी है। हिपेरिन थेरेपी अगर किसी पर्सन को चल रही है और उसमें APTT टाइम 1.5 to 2.5 सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है तो आपको हिपेरिन थेरेपी स्टॉप कर देनी है। ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अगर किसी भी पर्सन को हिपेरिन थेरेपी चल रही है, मान लीजिए कोई भी पर्सन है जिसको हिपेरिन थेरेपी चल रही है, उसके अंदर कौन सी कोएगुलेशन आप चेक करेंगे, कौन सा असेसमेंट आप चेक करेंगे, आपको पूछा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, APTT।
APTT, अगर किसी पर्सन को हिपेरिन थेरेपी चलती है तो उसमें APTT चेक किया जाता है। अगर मैं आपको पूछूं वारफेरिन थेरेपी, अगर वारफेरिन थेरेपी किसी पर्सन को चल रही है तो आपका आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस एंड इन्फेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन्स सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड स्टेफाइलोकोकस निमोनिया, नाइजीरिया, मेनिंजाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये कुछ आपको पॉजिटिव एजेंट्स के नाम बताएं, तीनों आपको नाम याद रखने जो मेनिंजाइटिस कोज करते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि मेनिंजाइटिस है क्या। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है, कौन सी सराउंडिंग मेम्ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। आपको बता दूं जो मेम्ब्रेन कौन सी होती है उसे कहा जाता है मेनिंजेज। क्या कहा जाता है, मेनिंजेज। मेनिंजेज कहा जाता है जिसकी कवरिंग आपको मैं बता दूं पाया मैटर, आर्किनोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, ये 3 कवरिंग होती है मेनिंजेज लेयर के अंदर, जो किस में प्रेजेंट होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ। ये इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस टर्म को क्या कहा जाता है, मेनिंजाइटिस। क्या कहा जाता है, मेनिंजाइटिस। आपको यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट यहाँ पे बता रखे हैं तो आप ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, व्हेन द स्प्लेन रप्चर इंटरनल लॉस ऑफ ब्लड में बी प्रोफाउंड रिजल्टिंग इन शॉक। अगर स्प्लेन रप्चर होती है, अगर स्प्लेन रप्चर होती है तो उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लड का लॉस हो सकता है, उसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है, उसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो सीधी सी बात है, अगर ब्लड का लॉस होगा तो हाइपोवोलीमिया होगा, हाइपोवोलीमिया होगा तो पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा सकता है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, रिफाम्पिसिन कॉजेज द रेडिश ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ सिक्रेशन सच एज यूरिन, स्वेट्स एंड टीयर्स। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार हर साल, 3 से 4 बार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो रिफाम्पिसिन है वो क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। फर्स्ट लाइन कौन सी है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, एंटी टीबी ड्रग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिफाम्पिसिन फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, जिसकी वजह से अगर ये ड्रग कोई पेशेंट ले रहा है, जो टीबी का पेशेंट वो ले रहा है, तो उसमें रेडिश ऑरेंज कलर का यूरिन देखने को मिलेगा, स्वेट देखने को मिलेगा और टीयर्स, ये सब कुछ रेडिश कलर के उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये सरकारी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि बार बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन टू द वाइटल सेंटर इन द ब्रेन रिजल्ट्स इन रेस्टलेसनेस एंड कन्फ्यूजन। देखिए अगर किसी पर्सन में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है किसी पर्सन की बॉडी के अंदर, किसी पर्सन के अंदर, तो उस पर्सन के अंदर फर्स्ट सिम्टम या साइन सिम्टम कौन सा देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस। देखिए रेस्टलेसनेस हमेशा किस में देखने को मिलता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस पर्सन होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है रेस्टलेसनेस। अगर मैं बात करूं कोमा में कोई पेशेंट गया है और उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है या डिक्रीज ऑक्सीजन उसकी बॉडी को मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगर कोमा में कोई पर्सन है जो अनकॉन्शियस है, चलिए कोमा को हटा दीजिए आप, अनकॉन्शियस कोई पर्सन है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ऑक्सीजन बॉडी में कम जाएगी, अगर ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा तो उसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर या फिर चाहे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, अगर किसी भी पर्सन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से रेस्टलेसनेस होगी और पेशेंट हमेशा कंफ्यूज में ही रहेगा। ओके, तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उनके आंसर्स आप ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपका भी नॉलेज बढ़ता रहेगा और मेरे को भी लगेगा कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड ingestion of extremely large dose of vitamin A toxic effect, example irritability, increased ICP, fatigue आगे नाइट स्वेट्स एंड सीवियर हेडेक कैन अकर। देखिए अगर प्रोलॉन्ग्ड इंजेक्शन करता है कोई पर्सन विटामिन ए की डोज का, अगर किसी पर्सन को विटामिन ए की प्रोलॉन्ग्ड डोज दी जाती है तो उससे कौन कौन से टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा,
इरिटेबिलिटी उस पर्सन में देखने को मिलेगी। इंक्रीज्ड आईसीपी, इंक्रीज जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा। फैटिग होगी, नाइट स्वेट होगी, मतलब रात को पसीना आएगा। सीवियर हेडेक होगा, सर बिल्कुल भारी हो जाएगा। ओके, और ये कुछ सिम्टम्स जो है उस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं? विटामिन ए की टॉक्सिक इफेक्ट है। विटामिन ए की ओवरडोज की वजह से हो सकते हैं। विटामिन ए की अगर कंटिन्यूस लंबे समय तो कोई पेशेंट डोज ले रहा है तो उसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द वेगस नर्व स्टिमुलेट्स द स्टोमक टू सिक्रीट एनसीएल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर आपको पूछा जाए जो स्टोमक में एनसीएल का सिक्रेशन होता है, ये तो आपको पता है कि स्टोमक में एनसीएल का सिक्रेशन होता है, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है स्टोमक में जो एनसीएल का सिक्रेशन होता है वो कौन सी नर्व स्टिमुलेट करती है, उसको कौन सी नर्व स्टिमुलेट करती है? तो आपका आंसर होगा वैगस नर्व है। कौन सी नर्व है? वैगस नर्व है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब इन द इलियम। आपको पूछा जा सकता है कि जो विटामिन B12 है उसका एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट के अंदर होता है, कौन से पार्ट के अंदर होता है, स्पेसिफिक आपको पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? इलियम। क्या होगा आपका आंसर? इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, क्वेश्चन ये यहाँ पे की पॉइंट्स है। चीप सेल्स सिक्रीट द एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो चीप सेल्स होती है वो क्या सिक्रीट करती है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कौन सिक्रीट करती है? चीप सेल्स। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटस इंडिकेट गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। देखिए, अगर किसी भी पर्सन में कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटस आपको देखने को मिलती है तो आप उस पेशेंट को कह सकते हो कि आपको गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि स्टोमक के अंदर किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है, उसकी वजह से उसके अंदर कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटस देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो ये फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जम्मू एंड कश्मीर जो जेके की अभी सीएचओ की एग्जाम हुई है उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए, जॉइंडिस, बाइल पिगमेंट्स कॉजिंग येलो स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन रिजल्ट्स फ्रॉम फेलियर ऑफ बाइल टू एंटर द इंटेस्टाइन। देखिए, जॉइंडिस क्यों होता है? जॉइंडिस से जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो फेल हो जाते हैं, यानी कि जो बाइल होता है वो इंटेस्टाइन में एंटर नहीं कर पाता है, उसकी वजह से बाइल एक्यूमुलेट होके क्या कॉज करेगा? येलो स्किन, येलो स्किन, येलो स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सभी कैसी हो जाएगी? येलो कलर की। जो जम्मू कश्मीर जो अभी जेके की एग्जाम हुई थी सीएचओ की, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, अगर किसी पर्सन को सीवियर जॉइंडिस हो रखा है, अगर किसी पर्सन को सीवियर जॉइंडिस हो रखा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें सीवियर जॉइंडिस है? आपको कैसे पता चलेगा? आप क्या देखेंगे, क्या असेसमेंट करेंगे आप? तो आपका आंसर वहाँ पे करना था आपको स्क्लेरा। स्क्लेरा आपको वहाँ पे चूज करना था। वहाँ पे सॉल, पाम ऐसा कुछ आपको ऑप्शन में दिए गए थे, लेकिन आपको वहाँ पे आंसर करना था स्क्लेरा। ओके, आपने अगर स्क्लेरा आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, विटामिन के इज नेसेसरी इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। जो विटामिन के है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के लिए। और जो प्रोथ्रोम्बिन है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। विटामिन के नेसेसरी होता है प्रोथ्रोम्बिन के लिए, मतलब प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के लिए, और प्रोथ्रोम्बिन रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ओके, ये क्या है आगे देखिए, इट इज़ ए फैट सॉल्युबल। विटामिन के क्या है? फैट इज सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन। ओके, एंड इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट इन द एब्सेंस ऑफ बाइल। अगर जीआई ट्रैक्ट के अंदर एब्सेंट है कौन? बाइल। तो बाइल अगर एब्सेंट है जीआई ट्रैक्ट के अंदर तो विटामिन के जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। आपको पता होगा जो बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न होते हैं, उनको सबसे पहले विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको विटामिन के का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो इमेच्योर होते हैं, वहाँ पे बाइल फॉर्मेशन नहीं हो पाता अच्छे से, और जो जीआई ट्रैक्ट है वहाँ पे एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है, तो विटामिन के बाहर से दिया जाता है ताकि उनको ब्लीडिंग ना हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, थायमिन, विटामिन B1। थायमिन किसका नाम है? विटामिन B1 का। नियासिन किसका है? विटामिन B3 का। थायमिन एंड नियासिन हेल्प्स कन्वर्ट ग्लूकोज फॉर एनर्जी एंड देयरफॉर इन्फ्लुएंस नर्व एक्टिविटी। जो विटामिन B1 और B3 है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है किसके अंदर? एनर्जी के अंदर, जो नर्व एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि मेंटेन रखते हैं।
आपको मैंने पहले भी बताया था और आपको मैं नाम बता देता हूँ अभी, बाकी आपको आगे मैं बताऊँगा। विटामिन बी वन यानी कि थायमिन की वजह से क्या क्या हो सकते हैं, वेट बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी एंड ड्राई बेरी बेरी, नाम आपने सुने होंगे लेकिन आपको याद नहीं होगा कि इसमें होता क्या क्या है। मैंने आपको बताया था एक बेरी बेरी जो है वो हार्ट को डिफेक्ट करती है, यानी कि हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको इफेक्ट करती है, और एक जो बेरी बेरी है वो नर्व को इफेक्ट करती है। तो ये हम कंप्लीट डिटेल के अंदर जानेंगे जब हम विटामिन्स पढ़ेंगे उस टाइम। ओके, देखिए आगे की पॉइंट देखिए क्या है, हेपेटाइटिस डी इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हेपेटाइटिस डी। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस सी इज ए ब्लड बॉर्न पैथोजन दैट कैन बी ट्रांसमिट विया कंटामिनेटेड टैटू निडल्स। चलिए ये टैटो वेटो छोड़ दीजिए आप, मैं सीधा सा समझा देता हूँ आपको। जो हेपेटाइटिस सी है वो ब्लड बॉर्न पैथोजन से फैलने वाली डिजीज कंडीशन है। ये हेपेटाइटिस सी कैसे ट्रांसमिट होती है, अगर कोई कंटामिनेटेड निडल, जो कंटामिनेटेड निडल है उसको अगर आप बार बार यूज़ ले रहे हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, तो हेपेटाइटिस सी जो है वो फैल सकता है। ओके, आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, लिवर एब्सेस में अकर्स एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। आपको पूछा जा सकता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, लीवर एब्सेस, लीवर एब्सेस। नेक्स्ट देखिए, एन एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन। अगर बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं, अगर नाइट्रोजीनियस वेस्ट बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर, तो क्या क्या कोज कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS को अफेक्ट करेंगे, CNS को ये अफेक्ट करेंगे, कौन, नाइट्रोजीनियस वेस्ट सब्सटेंस। और ये क्या कोज करेंगे, मेंटल कन्फ्यूजन, पेशेंट कन्फ्यूज में रहेगा। कब रहेगा पेशेंट कन्फ्यूज में, एक तो जब नाइट्रोजन वेस्ट है वो बढ़ जाए बॉडी के अंदर, और एक जब ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाए। मैंने आपको अभी भी बताया है, आपको भूलना नहीं है, आपके एग्जाम के अंदर आएगा तो आप कहीं भूल मत जाना, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, इंक्रीज्ड अमोनिया लेवल इंडिकेट दैट द लिवर इज अनेबल टू डिटॉक्सिफाई प्रोटीन बाय प्रोडक्ट्स। देखिए जो अमोनिया है उसका लेवल इंक्रीज हो रखा है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, लीवर अनेबल टू डिटॉक्सिफाई प्रोटीन बाय प्रोडक्ट्स। जो प्रोटीन के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में अनेबल हो चुका है, कौन, लीवर। तो कौन इंडिकेट कर रहा है कि जो लीवर है वो दो प्रोटीन के जो डिटॉक्सिफाई होते हैं उसको करने में अनेबल हो चुका है, कौन इंडिकेट करता है, अगर अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। तो अमोनिया का लेवल अगर बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो वो सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि लीवर अपना काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, नियोमाइसिन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्मिंग बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा अभी नियोमाइसिन से। देखिए जो नियोमाइसिन है वो क्या क्या करती है, नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो क्या करती है, अमोनिया की अमाउंट को रिड्यूस करती है। कहाँ से, देखिए जो बैक्टीरिया होता है इंटेस्टाइन के अंदर, एक बैक्टीरिया होता है जो अमोनिया को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, उसको फंक्शन यानी कि वो एब्सेंट होने की वजह से जो इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होना चाहिए अमोनिया को जो मतलब अमोनिया को बाहर निकालता है, अमोनिया को बाहर निकालने वाला जो बैक्टीरिया होता है इंटेस्टाइन के अंदर, वो एब्सेंट होने की वजह से एंटीबायोटिक यूज ली जाती है नियोमाइसिन, और उससे फिर अमोनिया को बाहर निकाला जाता है। जो नियोमाइसिन है वो अमोनिया की अमाउंट को रिड्यूस कर देती है बॉडी के अंदर, इसीलिए जो नियोमाइसिन है वो एंटीबायोटिक ऐसे पेशेंट्स को यूज़, मतलब उसको पेशेंट्स को दी जाती है, यूज की जाती है उन पेशेंट्स के अंदर और उनको दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, अभी मैं आपको एक और न्यूमाइसिन से क्वेश्चन बताऊंगा आगे। द डाइट शुड बी हाई इन प्रोटीन एंड कैलोरी, लो इन फैट एंड ग्लूटेन फ्री फॉर इंडिविजुअल्स विथ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन एम्स नोट से 2021 में पूछा जा सकता है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर, देखिए माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का अगर कोई पर्सन है तो उसको आप कैसी डाइट दोगे, तो आपका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट और लो इन फैट डाइट और ग्लूटीन फ्री डाइट होनी चाहिए।
अगर आपको पूछा जाए माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के पेशेंट को कौन सी डाइट दोगे, तो आपका आंसर क्या होगा? हाई प्रोटीन एंड कैलोरी डाइट, लो फैट डाइट एंड ग्लूटेन फ्री डाइट। आपको कोई से भी 3 ऑप्शन या एक ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अनडाइजेस्टेड फैट इन फिशेज स्टीटोरिया इज एसोसिएटेड विथ, आगे देखिए, डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, एग्जाम्पल सीलियक डिजीज और पैनक्रेटिक एंजाइम डेफिशिएंसी। यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फैट होती है फिशेज के अंदर, उसे कहा जाता है स्टीटोरिया। उस टाइम को क्या कहा जाता है? स्टीटोरिया। ये किसकी वजह से होती है? अगर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर किसी भी प्रकार की डिजीज कंडीशन हो गई है, जैसे सीलियक डिजीज, और अगर पैनक्रेटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से अनडाइजेस्टेड फैट जो है वो फिशेज के साथ में देखने को मिलेगी, यानी कि स्टीटोरिया उस पेशेंट को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, रीबाउंड टेंडरनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रीबाउंड टेंडरनेस इज क्लासिक सब्जेक्टिव साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस। ये बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार 5 से 6 बार, हर साल 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मतलब सरकारी क्वेश्चन है जो बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। रीबाउंड टेंडरनेस क्या है? सब्जेक्टिव साइन। सब्जेक्टिव साइन है, कौन सा? क्लासिक सब्जेक्टिव साइन। किसका है? अपेंडिसाइटिस का। ये बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। मस्कुलर रिजिडिटी ओवर द अफेक्टेड एरिया इज ए क्लासिक साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस का आपको क्लासिक साइन पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? मस्कुलर रिजिडिटी। मस्कुलर रिजिडिटी आर सीन इन द पेरिटोनाइटिस। तो याद रखिएगा, मस्कुलर रिजिडिटी क्लासिक साइन है पेरिटोनाइटिस का। नेक्स्ट देखिए, कैफीन प्रमोट्स सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस है उसके सिक्रेशन को कौन प्रमोट करता है? कैफीन। और मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर कैफीन के बारे में कुछ बताया था, और मैंने आपको एक डिजीज़ कंडीशन भी बताई थी कि इस डिजीज़ कंडीशन के अंदर आपको कैफीन को क्या करना है? अवॉइड करना है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा भी है, मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे आंसर ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपने देखा भी है और मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी उस वीडियो के तरफ से मिले हैं। ओके, तो आपको आंसर ज़रूर बताना है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, ऑकल्ट ब्लड इन द स्टूल में इंडिकेट एक्टिव ब्लीडिंग। अगर ऑकल्ट ब्लड स्टूल के अंदर देखने को मिल रहा है, तो समझ जाना इसमें एक्टिव ब्लीडिंग है। यानी कि ये अभी की मतलब किसी पर्सन को रिसेंटली कोई ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग, उसकी वजह से अगर ब्लीडिंग मतलब ब्लड स्टूल के साथ में आ रहा है, वो ऑकल्ट ब्लड होगा। कौन सा ब्लड होगा? ऑकल्ट ब्लड। ये मैं आपको अलग अलग आगे बताऊंगा जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ गोल्डन की पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप गोल्डन की पॉइंट्स को ही पढ़े। ओके, नेक्स्ट देखिए, इमोशनल स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड कैन स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस एंड देयर बाय इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ड्रेनेज। देखिए, अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको अगर इमोशनल स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से क्या क्या आपके शरीर में हो सकते हैं, क्या क्या आपकी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। देखिए, पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो बढ़ जाएंगे, स्टिमुलेट होंगे पेरिस्टालसिस, तो वो बढ़ जाएंगे। और क्या बढ़ेंगे? वॉल्यूम ऑफ ड्रेनेज। जो भी मतलब गैस्ट्रिक जूस वगैरह है, जो भी एंजाइम वगैरह है, जो भी एसिड के सिक्रेशंस वगैरह है, वो सब कुछ बढ़ जाएंगे। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं, उनका सिक्रेशन बढ़ जाएगा। कब? जब आप स्ट्रेस लोगे। तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिएगा, क्योंकि आपका स्ट्रेस जो है, अगर आप स्ट्रेस में जाते हो, कभी भी आप स्ट्रेस लेते हो, तो आपको ये तो नुकसान हो ही रहा है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ रहे हैं, और जो भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं स्टोमक से, वो भी बढ़ रहे हैं। तो आपको ये तो नुकसान हो ही रहा है, और साथ ही आपकी मेंटल एबिलिटी भी, जो मेंटल एबिलिटी है वो भी डिस्ट्रॉय होती रहती है। ओके, तो आपको स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिल्कुल आप मिलू आप स्ट्रेस बिल्कुल लेना ही आपको नहीं है। आप अपनी स्टडी करते रहिए, आपकी जॉब कन्फर्म लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, एंड लास्ट की पॉइंट है आज की इस वीडियो का। बाकी हम आगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। नियोमाइसिन प्रोवाइड प्री ऑपरेटिव इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। अगर किसी पर्सन की इंटेस्टाइन की सर्जरी हो रही है, तो उसमें जो प्री ऑपरेटिव एंटीसेप्टिक यूज ली जाती है, तो वो कौन सी यूज ली जाती है? नियोमाइसिन। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही,
तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन नियोमाइसिन एंटीबायोटिक से बता दिए हैं। अब आपके ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको 30 क्वेश्चन यानी कि 30 जो गोल्डन की पॉइंट्स है फिर से बता दिए। 30 आपको प्रीवियस पार्ट में बताए थे। तो ये कुल मिला के 60 गोल्डन की पॉइंट्स आपके आज तक हो गए हैं। बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगी। और आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे हमारे गोल्डन की पॉइंट्स कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो आपको बार बार मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया कि आपको बहुत जल्द इसकी PDF भी मिल जाएगी। और आपको अगला पेपर मिलेगा JK CHO, JK CHO। इसका कुछ मेरे को क्वेश्चंस वगैरह मिले हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चंस जम्मू कश्मीर के CHO के पेपर में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा देना, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे और ऐसी वीडियोज़ जो स्टडी से रिलेटेड हो वो आपको जल्दी से जल्दी इसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।